Hello everyone, welcome back to Canvas classes. Myself Paras Thakur and चलिए start करते हैं the revision of biomolecule. देखिए फर्स्ट थिंग कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स या ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस करने पे पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन प्रोड्यूस कर देते हैं, तो इनको सैकेराइड्स भी कहा जाता है. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर आप क्लासिफिकेशन करें तो मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड. देखिए कार्बोहाइड्रेट ऐसे जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किए जा सकते, मतलब सबसे सिंपलर यूनिट्स हैं वो, दे आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड. ओलिगोसैकेराइड जिनको हाइड्रोलाइज करके 2 से लेकर 9 तक मोनोसैकेराइड बनाए जा सकते हैं, मतलब थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल होगा. पॉलीसैकेराइड जो कि काफी लंबी चेन है जिसको हाइड्रोलाइज करके बहुत ज्यादा, मतलब 10 से ज्यादा नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड जनरेट किए जा सकते हैं. तो मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, soluble in water and sweet in taste, तो इनको शुगर्स कहा जाता है. एंड एक्सेप्ट सुक्रोज, ठीक है, जो कि आपका एक डाइसैकेराइड है क्योंकि वो 2 मोनोसैकेराइड जनरेट करता है हाइड्रोलिसिस पे. तो सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, तो उसको छोड़ के बाकी के सारे ये मोनो और ओलिगोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर है. रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या हुआ? ये टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, मतलब दे अंडरगो ऑक्सीडेशन, कि सामने वाले को रिड्यूस कर देते हैं तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. तो भैया खुद ऑक्सीडाइज होने के लिए इनमें ऐसी क्या चीज होती है? इनमें फ्री अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप होते हैं. ठीक है, फ्री मतलब वो किसी बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, कोई साइक्लिक रिंग बनाने वहां पर इन्वॉल्व वो उस तरीके से नहीं हो रहे कि वो बॉन्डेड हो गए हैं. पॉलीसैकेराइड्स में अगर आप कैरेक्टर देखें तो दीज आर एमरफस सॉलिड्स. ठीक है, जस्ट अ सेकंड. हाँ, एमरफस सॉलिड्स इनसॉल्युबल इन वाटर एंड टेस्टलेस, इसलिए इनको नॉन शुगर कहा जाता है, मतलब पॉलीसैकेराइड आपके मीठे नहीं होंगे. एंड ऑल पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. क्यों? क्योंकि इन जनाब के पास अल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप जो भी होते हैं वो बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं. सेकंड थिंग, कार्बोहाइड्रेट्स को टेस्ट करने के लिए, उनकी डिटेक्शन चेक करने के लिए मॉलिश टेस्ट किया जाता है, जो कि एक पर्पल कलर का रिंग जनरेट करता है 2 लेयर्स के बीच में. ठीक है, बस आपको इतनी सी कहानी याद रखनी है. नेक्स्ट बात करते हैं ग्लूकोज की, C6H12O6. तो ग्लूकोज बेसिकली क्या है? इट्स अल्डोहेक्सोस, मतलब 6 कार्बन का चेन है आपका और उसमें अल्डिहाइड ग्रुप लगा है. ये देखिए CHO ग्रुप लगा आपका, तो ये एल्डोस है. दैट अकर्स फ्रीली एंड इन कंबाइंड स्टेट इन नेचर. ओके, तो ये रिड्यूसिंग शुगर है, बिल्कुल है. इट इज प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, स्टार्च एंड लैक्टोज. सुक्रोज मैंने आपको कहा, सुक्रोज से आप हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपको देता है. ठीक है, स्टार्च को भी हाइड्रोलाइज करने में आपको ग्लूकोज मिलता है, लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करने में ग्लूकोज मिलता है. इट्स अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, हाईली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ईथर. ठीक है, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है कि बहुत सारी पोलैरिटी है, बहुत सारी अच्छे से एच बॉन्डिंग ये कर पाएगा, इसलिए पानी में आराम से घुल जाएगा ये. इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोस एज इट इज डेक्सट्रो रोटेटरी. देखिए इस कार्बन चेन में नंबरिंग स्टार्ट होगी ऊपर से 1 2 3 4 5. जो सबसे नीचे वाला कार्बल सेंटर होता है वहां पे जो OH ग्रुप है वो राइट साइड में है, इसलिए इसको डेक्सट्रो या डी सीरीज का कहा गया. सॉरी, इसलिए इसको डेक्सट्रो तो नहीं कहा गया, बट हाँ इसको डी सीरीज का इसलिए कहा गया क्योंकि लास्ट वाला जो OH है वो आपका राइट साइड में है, और ऊपर से ये डेक्सट्रो रोटेटरी भी है, ये आपको याद रखना है, जबकि इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है. ठीक है, एपीमर्स क्या होते हैं? एपीमर्स बेटा ऐसे 2 डायस्टीरियोमर होते हैं जो सिर्फ एक स्टीरियोजेनिक सेंटर पे डिफर करते हैं. मतलब जैसे मान लीजिए इसका एक और कॉपी बना दीजिए ग्लूकोज का, उसमें जैसे यहां पर ये वाला OH राइट साइड में है, उसमें वो OH है उसको हम लेफ्ट साइड में बना लेंगे. ठीक है, तो दैट विल बी कॉल्ड एपीमर, जिसमें सिर्फ एक स्टीरियोजेनिक सेंटर के ऊपर आपका जो वो वेरिएशन है. तो दीज आर एक्चुअली डायास्टीरियोमर्स. नेक्स्ट बात करते हैं. देखिए 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें ऑक्सीजन होती है उसको पायरानोस रिंग कहते हैं, और 5 मेंबर्ड रिंग को फ्यूरानोस कहते हैं. तो कभी भी आए ना फ्यूरानोस पायरानोस, तो यू नो कि कितने मेंबर्ड रिंग है. अब बात करते हैं बच्चों ग्लूकोज के जो केमिकल रिएक्शन है. अगर आपकी इसकी रिडक्शन करवाते हैं NaBH4 या सोडियम वल्गम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये सॉर्बिटोल देता है. याद करने वाली बात है ये, ठीक है, कि रिडक्शन पे सॉर्बिटोल देता है. और HI प्लस रेड फॉस्फोरस जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग सबको रिड्यूस कर देता है वो, उससे डायरेक्टली N हेक्सेन मिलती है, 6 कार्बन की आपको स्ट्रेट चेन मिल जाएगी. राइट, NH2OH के साथ, क्योंकि उसमें कार्बोनिल ग्रुप था, तो NH2OH के साथ क्या बनाएगा? ये ऑक्साइन बनाएगा ये. तो यहां पर आपका ऑक्साइन बन जाता है. तो ऑक्साइन के बनने से ये कंफर्म होता है कि भैया इसमें क्या था? CHO ग्रुप था. ठीक है, और N हेक्सेन के बनने से क्या कंफर्म होता है? कि 6 कार्बन की चेन थी. राइट, HCN क्योंकि कार्बोनिल है तो HCN के साथ रिएक्ट करके साइनोहाइड्रिन बनाएगा, तो ये साइनोहाइड्रिन भी यहाँ पे बनते हैं. ये भी CHO ग्रुप की प्रेजेंस को यहाँ पे कंफर्म करता है. राइट, नेक्स्ट वन, अगर आप इसको मतलब इस तरह से आप ओसेजोन वगैरह ये सारे बना सकते हैं. ठीक है, तो इसकी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज दीज आर फंडामेंटल
जो आपने कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़े होते हैं। फिर ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन कितने तरीके से की जा सकती है। ब्रोमीन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ब्रोमीन क्या करता है, इसके जो CHO ग्रुप है एल्डिहाइड, उसको COOH में कन्वर्ट कर देता, बाकी किसी को नहीं छेड़ता, तो इसको ग्लूकोनिक एसिड में ये कन्वर्ट करेगा। फेलिंग सोल्यूशन या टॉलेंस भी आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी आपका ग्लूकोनिक ही बनाते हैं। पर HNO3 जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो उसके CHO को कार्बोक्सिलिक में और जो लास्ट का CH2OH था उसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपको देता है फिर सैकेरिक एसिड या ग्लूकेरिक एसिड। कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन इन द ऊपर वाले में। CH3COCl के साथ अगेन कार्बोनिल आपका रिएक्ट कर जाएगा उसके साथ, ठीक है। सॉरी, कार्बोनिल रिएक्ट नहीं करेगा, आपके जो हाइड्रोक्सी है वो रिएक्ट कर जाएंगे, तो 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स है, तो ये आपको पेंटाएसीटेट देता है। तो पेंटाएसीटेट से कंफर्म हो गया कि भैया 5 हाइड्रोक्सी यहाँ पे थे, ठीक है। PCl5 से रिएक्ट कर जाएगा, देन CH3OH के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या आपको मिलेगा, क्या मिलते हैं, हेमी एसिटल्स, राइट। तो अगर आपको CH3OH से यहाँ पर रिएक्ट करके फाइनली जो एसिटल मिल रहा है, तो ये क्या है, ग्लाइकोसाइड्स। तो बेटा ग्लाइकोसाइड्स अगर नहीं पता तो जान लीजिए कि ये एसिटल्स होते हैं और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, ठीक है। ग्लाइकोसाइड्स आपके नॉन रिड्यूसिंग में आते हैं। नेक्स्ट फ्रक्टोज की बात करते हैं। फ्रक्टोज आपका फ्रूट शुगर है, जो फ्रूट्स में बेसिकली पाई जाती है। इट इज कीटोहेक्सोस, क्योंकि इसके सेकंड कार्बन के ऊपर जो ग्रुप है वो कीटोनिक ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप इसमें नहीं है। और ये भी डी सीरीज को बिलोंग करता है, क्योंकि लास्ट जो आपका कैरल सेंटर है उसमें OH आपका राइट साइड में है, तो ये भी आपका डी सीरीज को बिलोंग करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम, मतलब जैसे ग्लूकोज आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, ये आपका लीवो रोटेटरी, और इसको भी केन शुगर के हाइड्रोलिसिस मतलब सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से एक ग्लूकोज मिलता है और एक आपको फ्रक्टोज मिलता है। ओपन चेन स्ट्रक्चर आपको ये दिखा दिया गया। कलरलेस क्रिस्टलिन कंपाउंड है, सॉल्युबल इन वाटर है, क्योंकि शुगर है यार, ऑब्वियस बात है, एच बॉन्ड नहीं कर पाएगा अच्छे से यहाँ पे, बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो फ्रक्टोज की अगर आप रिएक्शन की बात करें तो पहली बात NaBH4 के साथ ये रिडक्शन करेगा, तो क्या होगा, जो आपका यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप था दिस विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है, ये आपका अल्डिहाइड में सॉरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक आया सॉर्बिटोल, वन इज अदर इज मैनिटोल, ठीक है। तो सॉर्बिटोल और मैनिटोल में आप डिफरेंस देख पा रहे हो, यहाँ पे राइट साइड में और यहाँ पे लेफ्ट साइड में, मतलब इनमें बेसिकली क्या है, ये एक सेंटर के ऊपर आपका वेरी कर रहा है, मतलब दीज आर बेसिकली एपिमर्स। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन। तो ब्रोमीन वाटर के साथ यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि ब्रोमीन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और CO को आप फर्दर ऑक्सीडाइज कर नहीं सकते कार्बोनिल ग्रुप को, ठीक है। HNO3 के साथ हाँ दैट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो आपको क्या करेगा, वो इसके बाकी वाली पोजीशंस को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो आपको ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूट्रिक एसिड यहाँ पे मिल रहा है, एक ग्लाइकोलिक एसिड प्लस टार्ट्रिक एसिड, तो ये आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। कि HNO3 के साथ यहाँ पे रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, यस रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये तो कीटोनिक ग्रुप था, सर कीटोन की कैसे हो जाएगी सर फर्दर ऑक्सीडेशन, अल्डिहाइड की तो समझ आती है सर, कीटोन की कैसे हो जाएगी। देखिए ये फेलिंग और टॉलरेंस का रिएक्ट इसलिए करता है क्योंकि इसके इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, ठीक है, ग्लूकोज फ्रक्टोज मैनोज होते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन में, ये सारे प्रेजेंट होते हैं, तो और वो रिडक्शन शो करते हैं, सॉरी ऑक्सीडेशन शो करते हैं, तो मतलब वो रिड्यूस कर देंगे दूसरे को, तो इसलिए इट रिड्यूसेस द फेलिंग एंड टॉलरेंस रिएजेंट। नेक्स्ट कंसंट्रेटेड एसिड वाला रखने की जरूरत नहीं है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की अगर हम बात करें तो देखिए द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज अनेबल टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहली बात, ये भाई साहब CHO ग्रुप है इनके पास, फिर भी ये 2,4-DNP टेस्ट नहीं देते, शिफ्ट टेस्ट नहीं देते और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट नहीं देते हैं, ये NH2OH के साथ भी नहीं रिएक्ट करते हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में। नेक्स्ट वन, इट वाज फाउंड, अब क्यों था ऐसा, क्यों नहीं देता था भाई, उसके पास अल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको ये रिएक्शन देने चाहिए था ना ये, क्योंकि ग्लूकोज जो है इट एग्जिस्ट एज ए 6 मेंबर्ड रिंग जिसको पायरेनोज कहा गया, और फ्रक्टोज एक 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर में रहता था जिसको फ्यूरानोज कहा गया। तो ये इन दोनों के स्ट्रक्चर हैं, तो इनमें ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए ये जो 6 मेंबर स्ट्रक्चर है, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो हेड एंड ध्यान से देख सकते हैं स्ट्रक्चर को। ये जो C1 है फर्स्ट कार्बन, इसके ऊपर देखिए ये बेसिकली हेमी एसिटल है, जो C1 है आपका ये कार्बन है, इस पे हेमी एसिटल है, क्यों, क्योंकि कार्बन के ऊपर एक OR और एक OH लगा हुआ, उसको हेमी एसिटल कहते हैं। इस पे देखिए यहाँ पे ये OR और नीचे की तरफ OH लगा हुआ है, राइट, तो C1 पे हेमी एसिटल बन रहा है। अब इसका OH नीचे की तरफ है, इसी का दूसरा स्ट्रक्चर देखिए वहां पे OH ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो सिर्फ OH की पोजीशन में चेंज आने की वजह से जो ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर जनरेट हुए, एक अल्फा डी और एक बीटा डी, तो ये क्या है बेसिकली एनोमर्स है, ठीक है। तो जिस कार्बन पे हेमी एसिटल बनता है वहां पे अगर आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो रही है तो उससे आपके क्या बनते हैं, एनोमर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये C1 पोजीशन पे डिफर कर रहे हैं, जबकि यही चीज अगर आप फ्रक्टोस में देखेंगे तो आप बोलोगे सर वहां तो C2 पोजीशन पे डिफर कर रहे हैं, तो बात C1 C2 की नहीं है, बात उस कार्बन की है जिसके ऊपर हेमी एसिटल बन रहा है। यहाँ पे हेमी एसिटल C2 के ऊपर बन रहा है, तो वहां पे देखिए OH नीचे की तरफ है और OR आपका इधर है, इसमें OH ऊपर की तरफ आ गया, राइट। तो एनोमर्स क्या होते हैं, जो
हेमी एसिडल वाले कार्बन के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन में डिफर करते हैं। तो ये आपकी कहानी आ गई, मैंने सिंपल एग्जांपल के साथ दिया आपको कि एनोमर्स बेसिकली क्या होते हैं। देन बात आती है डाइसैकेराइड्स की। देखिए डाइसैकेराइड बेसिकली क्या है, जो हाइड्रोलाइज करने पे दो मोनोसैकेराइड जनरेट करेंगे। और डाइसैकेराइड क्योंकि हाइड्रोलाइज करने पे दो यूनिट्स में टूटेंगे, तो मतलब वो दो यूनिट पहले आपस में जुड़े हुए थे, तो किस तरीके से जुड़े हैं वो आपस में जुड़े हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, जो कि एक तरह का ऑक्साइड लिंकेज है, क्योंकि ऑक्सीजन के थ्रू ये दोनों जुड़े होते हैं। ठीक है, और देखिए अब दोनों जो यूनिट जुड़े हुए हैं किस किस कार्बन से जुड़े हैं, जैसे ये जो आपका अल्फा डी ग्लूकोज है, इसके C1 और बीटा डी फ्रक्टोज के C2 से यहां पर कनेक्शन बन रहा है। तो आपको यह भी याद रखना पड़ता है कि सुक्रोज में क्या है, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज के साथ ज्वाइन कर रहा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। इनको भी आज सब कुछ आज ही बना देना ना पूरा पूरा घर। नेक्स्ट माल्टोज। माल्टोज इज फॉर्म्ड बाय द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच में, अल्फा डी ग्लूकोज का C1 और अल्फा डी ग्लूकोज का C4। मतलब दोनों यूनिट यहाँ पे सेम है, अल्फा डी ग्लूकोज, बट C1 और C4 के बीच में। तो ये भी याद रखना है। लैक्टोज, बीटा डी लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, C1 और C4। ठीक है, तो ये तीन आपके इंपॉर्टेंट है, याद रखने आपके डाइसैकेराइड्स। देन इन्वर्जन ऑफ शुगर। देखिए अब मैंने आपको कहा कि जब सुक्रोज को आप हाइड्रोलाइज करते तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। यस, सुक्रोज हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, पर जब हाइड्रोलिसिस करने पे ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, प्लस 52.5 डिग्री का उसका रोटेशन है। पर जो आपका फ्रक्टोज है वो जनाब लीवो रोटेटरी है, और उनका एंगल काफी बड़ा है, -92.4। तो इस वजह से ओवरऑल अगर आप एंगल देखेंगे -92.4 और 52.5, तो ओवरऑल क्या आएगा, नेगेटिव आएगी वैल्यू। तो पूरा पूरा जो मिक्सचर है वो लीवो रोटेटरी हो जाता है। तो रिएक्टेंट आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, पर प्रोडक्ट एज अ मिक्सचर आपका लीवो रोटेटरी है, इसलिए क्या हुआ, आपका यहाँ जो रोटेशन था उसका साइन चेंज हो गया, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस करने पे साइन ऑफ रोटेशन आपका चेंज हो जाता है डेक्स्ट्रो से लीवो की तरफ, इसलिए जो शुगर बनती है उसको इन्वर्टेड शुगर कहा जाता है। फिर बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। तो पॉलीसैकेराइड क्या है, जो हाइड्रोलाइसिस करने के ऊपर मल्टीपल मतलब 10 से ज्यादा नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स देंगे। अब ये जो बेटा आपके पॉलीसैकेराइड होते हैं लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं। अब वो लॉन्ग चेन में जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं या जो मोनोमर्स हैं वो सारे एक तरह के भी हो सकते हैं या वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। अगर ये पॉलीमर है सिर्फ एक ही तरह के मोनोसैकेराइड से बना हुआ है तो उसको होमो पॉलीसैकेराइड कहते हैं। अगर इसमें एक से ज्यादा तरह के मोनोसैकेराइड लगे हुए हैं तो उसको हेटेरो पॉलीसैकेराइड कहा जाएगा। देखिए अब स्टार्च की बात करते हैं। स्टार्च बेसिकली क्या है, ठीक है, जो प्लांट्स है ना स्टार्च की फॉर्म में अपना फूड स्टोर करते हैं, राइट, आफ्टर फोटोसिंथेसिस, एंड इट इज आल्सो कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स। तो प्लांट से बेसिकली स्टार्च होता है, ठीक है, आलू वगैरह स्टार्च है। तो इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज। तो ये बेसिकली क्या है, ये होमो पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, इनमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन। अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको टू द पॉइंट याद रखें तो अमाइलोज आपका जो माइनर कंपोनेंट है, अमाइलोपेक्टिन मेजर है, और अमाइलोस आपका स्ट्रेट चेन है और अमाइलोपेक्टिन में आपकी ब्रांचेस होती है। ठीक है, और उसकी डिटेल अगर आपको जाननी है तो आप ये देख सकते हैं कि अमाइलोस में फर्दर आगे क्या डिटेल्स है, क्या कनेक्शन बने हुए हैं। सेलुलोज की अगर हम बात करें, यस, तो सेलुलोज क्या है, बेसिकली इट्स अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, है ना। प्लांट्स की जो वॉल होते हैं बेसिकली सेलुलोज मटेरियल की बनी होती है। इट्स अ स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। अगेन सारे सेम है यहाँ पे, ठीक है, दैट आर हेल्ड बाय C1 to C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये भी याद करने वाली पार्ट है। ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल बॉडी स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। तो एनिमल बॉडी में आपका एज ए ग्लाइकोजन स्टोर किया जाता है। ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंगाई। इट्स अ ब्रांच्ड चेन। तो स्ट्रेट चेन कौन सी है, ब्रांच चेन कौन सी है, ये आपको याद करनी है, और इनके मोनोमर्स कौन से हैं ये भी आपको याद करने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अमीनो एसिड्स की। देखिए अमीनो एसिड्स, अमीनो ग्रुप भी है, एसिड ग्रुप भी है, मतलब NH2 ग्रुप भी है और आपका COH ग्रुप भी है। तो मतलब एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर वाले ग्रुप दोनों इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो अमीनो एसिड दीज आर कलरलेस, क्रिस्टलिन, वाटर सॉल्युबल विद हाई मेल्टिंग सॉलिड्स। क्यों, क्योंकि H बॉन्डिंग बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो 20 तरह के अमीनो एसिड्स हैं जो आपके लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं। पहला आता है आपका एसेंशियल टाइप, दूसरा आता है आपका नॉन एसेंशियल टाइप। एसेंशियल टाइप वो है जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो पाते और हमें डाइट के थ्रू ऑब्टेन करने पड़ते हैं। वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, अर्जिनिन, ठीक है, लाइसिन, थ्रियोनिन, मिथ्योनिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफन एंड हिस्टिडीन। अब इनको याद रखने के लिए एक सिंपल हमारे पास जो तरीका है, दैट इज जस्ट अ सेकेंड। देखो इसको रटने के लिए मैंने, वैसे तो मैं बहुत होशियार नहीं हूं इन मामलों में, पर फिर भी मैंने एक ये बनाया है, ललित MPVTH। MPVTH तो तुम लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ललित MPVTH में बेसिकली क्या है, ये सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। तो ल्यूसीन, अर्जिनिन एक बार ढंग से याद कर लोगे ना, जैसे A फॉर अर्जिनिन भी है और A फॉर एस्पेरेटिक एसिड एंड एस्पेरिजीन भी है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया एसेंशियल में आपका
आर्जिनिन आता है, ठीक है। फिर लाइसिन, आइसोल्यूसिन, तो मतलब ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन दोनों हो गए, ठीक है, ल्यूसिन लाइसिन, राइट। तो ल्यूसिन, आर्जिनिन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, देन एमपीवी में मिथियोनिन, फिनाइल एलानिन, वेलिन, देन ट्रिप्टोफन, हिस्टिडीन। ये तो याद करना आसान है, ठीक है। तो एक बार आप एसेंशियल याद कर लोगे अच्छे से तो आपको नॉन एसेंशियल, मतलब बाकी जो बचे आपके नॉन एसेंशियल है बाकी 10, मतलब ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लूटामिक, एस्पार्टिक, ग्लूटामिन, एस्पारजिन, सीरीन, साइटोसिन, टायरोसिन एंड प्रोलिन, राइट। इसमें सल्फर कंटेनिंग वाले हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको दी है, अगर आप याद करना तो याद कर सकते हैं, बट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं ज्विटर आयन की, जो कि एक बाइपोलर आयन है, क्योंकि दोनों तरह के चार्जेस इसके ऊपर हैं। देखिए NH2 आपका बेसिक ग्रुप है, COH आपका एसिडिक ग्रुप है। तो ये बेस बोलता है भैया मैं इसी का H पॉजिटिव उठा लूं और रिएक्शन कर लूं तो ये NH3 पॉजिटिव है, CO नेगेटिव बन जाएगा यहाँ पे, राइट। देखिए तो हेंस अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, क्योंकि दोनों कैरेक्टर इनके पास रहते हैं। दीज आर ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि कायरल सेंटर है इनके पास, एक्सेप्ट फॉर ग्लाइसिन, जो कि सबसे सिंपल अमीनो एसिड है, बेचारे के पास ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई कायरल सेंटर नहीं है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट देखिए, अब ज्विटर आयन अगर आप पीएच देखेंगे तो क्योंकि एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों है, अगर आप ज्यादा एसिडिक कर दोगे मीडियम को तो बेस वाले जो भाई साहब NH2 वो उनसे रिएक्ट कर जाएगा। अगर आप उसको बहुत बेसिक कर दोगे तो जो एसिड वाला है CO नेगेटिव वो उससे रिएक्ट कर जाएगा, COH, है ना। तो देखिए लेसर H पॉजिटिव अगर हम लेस पीएच पे चले जाएं, ज्यादा एसिडिक मीडियम में चले जाएं तो ये स्ट्रक्चर बनता है जो कि कैटायनिक होता है, क्योंकि बेस एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव उठा के NH3 पॉजिटिव बना लेगा। और अगर आप बेसिक मीडियम में चले जाएं तो बेस COH के साथ रिएक्ट करके COO नेगेटिव बनाएगा, तो एनायन बनेगा। तो कोई एक तरीका नहीं है कि यार बीच में आ जाओ यार, कैटायन भी ना बनाओ और एनायन भी ना बनाओ, न्यूट्रल रहो। यस, दैट पीएच रेंज इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जिस पर वो न्यूट्रल रहता है, ना वो कैटायनिक फॉर्म में जाएगा ना वो एनायनिक फॉर्म में जाएगा। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना कैटायन है ना एनायन है, इसलिए वो भाई साहब माइग्रेट नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड में। एंड ऑल अमीनो एसिड डू नॉट हैव द सेम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ऐसा मत सोचो सबका सेम होता है भैया। देखिए जो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स है उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट रेंज क्या रहती है, 5.5 से लेके 6.5 के आसपास, जैसे ग्लाइसिन का 6.1 है। जो एसिडिक है उनका ऑब्वियसली बात एसिडिक रेंज में रहेगा, अराउंड 3 के आसपास रहता है, और जो बेसिक है उनका 10.8 7.6 इस रेंज में आपका रहता है, ठीक है। तो मतलब सबका सेम नहीं होता। अमीनो एसिड यूजुअली शो देयर लोएस्ट सॉल्युबिलिटी इन सॉल्यूशन एट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ये याद रखना कि भैया आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है, क्योंकि चार्जेस उनके ऊपर नहीं होते। देन एसिडिटी एंड बेसिसिटी कांस्टेंट्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर वेरी लो एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एलिफेटिक अमीन्स, ये भी ध्यान रखना है इस चीज का। अब बात करते हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के बेसिकली दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड मिलते हैं तो लॉन्ग चेन पॉलीमर बनते हैं, वो आपके प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। एंड दे मेकअप 15% बाय मास ऑफ आवर बॉडी। तो फंक्शन ऑफ प्रोटीन क्या क्या भैया, एक तो आपके बालों में मसल स्किन है ना, प्रोटीन कंपोनेंट रहता है। देन दे एक्ट एज हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, वेसोप्रेसिन, then they transport oxygen, fats, other substances required for metabolism, and they also act as enzyme, जो हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगी। फंक्शंस क्या क्या थे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, देखिए प्रोटीन में क्या होता है, दो जो आपके मोनोमर्स होंगे वो ज्वाइन करेंगे तब तो पॉलीमर बनेगी, एक लॉन्ग चेन बनेगी। तो जहां पर ये ज्वाइनिंग होती है ना वो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो देखिए इसमें एक तरफ से आ रहा है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरी तरफ से आपका अमीनो ग्रुप है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, पानी निकल जाएगा। ये H2 निकाल दीजिए और यहाँ पे आपका पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, है ना, विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। अब अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें प्रोटीन्स के, तो 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिकली किस पे डिफाइन होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि भैया नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में जुड़े हैं और कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं, उससे आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज आने से एक नया अमीनो एसिड बन जाता है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन ऑलरेडी बन चुकी है उसमें उसकी शेप कैसी है, ठीक है, उसकी शेप से आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। और जो शेप है उसमें फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग किसकी वजह से होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कंपोनेंट्स के बीच में, ग्रुप्स के बीच में। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर ऑफ 2 टाइप्स, अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स, ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर फोल्ड हो गया, उससे आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। तो फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है दे आर एग्जांपल ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, ये वाले पॉइंट याद करने हैं आपने अच्छे से। स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वॉन डर वॉल्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंपॉर्टेंट है। क्वाटरनरी, स्पेस में अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है, ऑफ डिफरेंट सब यूनिट्स, चाहे वो 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी या टर्शियरी की बात करें, उनका स्पेस में अरेंजमेंट किस तरह से, उससे आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया।
ठीक है। और एंजाइम्स बायोमोलिक्यूल्स आपको पता ही है, ठीक है। तो मोस्टली मेड ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स दैट कैटलाइज अ पर्टिकुलर रिएक्शन इन आवर बॉडी, और बहुत स्पेसिफिक होते हैं। अब दूसरी बात, वैसे तो निन हाइड्रेन टेस्ट के ऊपर आपको मैं सब कुछ एक डेडिकेटेड वीडियो बना के डाल चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, रिसेंट वीडियोस में है, ठीक है। निन हाइड्रेन टेस्ट किसके लिए होता है? अमीनो एसिड्स की प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए होता है। तो अमीनो एसिड अगर प्रेजेंट है तो वो एक पर्पल कलर का, ब्लूइश पर्पल कलर का, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वाइटामिन, लास्ट पार्ट है ये। विटामिन ए रेटिनोल, सोर्स इसका क्या भैया? कैरेट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, है ना, फिश, लिवर, ऑयल, मिल्क, बटर। फंक्शंस के क्या हैं? ठीक है, विजन मेनली, राइट। इसकी डेफिशिएंसी का होता है नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये सारे के सारे, अब मैं आपको एक एक पढ़ के बोलूँ तो दैट विल बी लाइक, क्लास में होता है ना, बच्चे को बोलते हैं मैडम कि बेटा चलो उठो पढ़ो पेज नंबर ये, तो वो काम मैं नहीं करना चाहता। तो आपके सामने लिस्ट है, नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएंगे इसके, कि सारे के सारे कि विटामिन क्या है, इनके सोर्स क्या है, फंक्शन और डेफिशिएंसी से क्या क्या बीमारियां होती हैं। और यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड इट योरसेल्फ। आप लोग, मेरे को पता है बहुत होशियार हो, तो अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करते रहिए। आई नो यू गाइज आर लविंग इट एंड थैंक्स फॉर द लव एंड सपोर्ट यू गाइज हैव गिवन मी। आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। कीप शेयरिंग कैनवस क्लासेस। थैंक यू, बाय।